खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के मंदुरी स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से चल रहे किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत बुधवार को समीप के जमुआ गांव में किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दम भरा कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएगा और इसके लिए ग्रामीणों को एकजुटता दिखानी होगी। सरकार एक एक कर कमजोर कड़ी को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर सभी लामबंद रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और ये आंदोलन तभी खड़ा हो पाएगा जब लोग अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं कराएंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टाटा फैक्ट्री और राजस्थान के जालौर में अदानी के रिफाइनरी प्लांट का उदाहरण भी दिया और कहा कि विरोध के चलते लौटना पड़ा। राकेश टिकैत ने कहा कि आजमगढ़ में मंदरू में जो वर्तमान हवाई पट्टी है उसी के से काम चलाना चाहिए। जबरदस्ती विस्तारीकरण के नाम पर किसानों की हरी भरी खेती वाली जमीनों को नहीं लेना चाहिए। किसान कहाँ जाएंगे? ग्रामीणों को मुआवजे के लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा। खुद के बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि वो आंदोलन में तभी साथ देंगे जब कोई किसान एक भी जमीन ना बेचे। इसके बाद देखते हैं कि सरकार कैसे जमीन लेती है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को भी आह्वान किया कि उनको किसानों के साथ लगातार खड़ा रहना चाहिए। बता दें कि एक दिन पहले ही किसान पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर व पूनम पंडित भी आई थी और उन्होंने भी अधिग्रहण के प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोला था। आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफी दिन से थी, यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है, अगर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं जाएगी, उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी, उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन बरला लिए हैं और इसलिए यहाँ का विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की जमीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच कर हैं। सबसे पहले जो बंजर जमीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा राशन वाले की जमीन लेंगे, जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी जमीन लेंगे, जो टीचर होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, वो सबसे पहले जमीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान जमीन देगा। ये इस तरह की जमीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल खराब करने की बात जरूर करेंगे। ये उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर जमीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ इस तरह इसको भी वापस कराएंगे आप लोग बृहद आंदोलन करके? देखो, बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ में। किसान अपनी जमीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और आंदोलन का धार तो लोकल के लोग देंगे यहाँ पे। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? इन्हीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिलाएं ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे हैं और ये करे कि अपनी जमीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योगपतियों को बढ़ावा देगी सरकार
उसमें लगी हुई है। तो सर विपक्ष की क्या भूमिका रहना चाहिए, विपक्ष को कैसे सहयोग लेंगे आप? और विपक्ष का तो क्या पता है, हमें तो अपना पता आंदोलनकारियों का, और विपक्ष का क्या पता है उनका क्या रहेगा। हो गए लेकिन स्थानीय सांसद 28 दिन हो गए। 28 दिन हो गए। निरहुआ यहाँ के सांसद हुए हैं। सांसद यहाँ से तो बीजेपी का होगा, निरहुआ है। और वो क्यों होगा यहाँ पे? उसे किसी हकीम ने बता रखे यहाँ पे आएगा, जब वो उनकी सत्ता नहीं रहने की दूसरी कोई पार्टी लेगी वो तो जब आएगा। सत्ता वाला कहाँ आया करें, विपक्ष भी नहीं आ रहा ना, सत्ता को इशारा कोई नहीं आ रहा। विपक्ष वालों को आना चाहिए यहाँ पे। और आगे हम तो किसानों के बीच के ही तो हैं, हम तो आएंगे, आप आएंगे आएंगे खुलकर? और क्या पैसे आ करे हम अब कैसे हम खुल के ही आएंगे। सर इसको लेकर सब इनकी कमेटी तय करेगी, जो इनकी कमेटी तय करेगी हम कमेटी के साथ में हैं। जो स्थानीय कमेटी जो तय करेगी हम उसके साथ में। आप लोग बार बार विरोध करते हैं किस चीज के लेकर, सरकार विकास कैसे करे? अगर ये बनाना है हवाई पट्टी कैसे बने, कहाँ आप लोग? जबरदस्ती न ले इनसे, अगर ये बेचना चाहते हो तो भाई इन्हें ये बताएंगे, तो बेचना चाहते हो तो बेच दो, बेचना सर नहीं चाहते लोग, और नहीं चाहते तो फिर हम साथ में हैं इनके। अगर कोई जमीन बेच दिया फिर तो हमारे कोई हाथ में नहीं, ठीक है सर, और ना कोई बेचना चाहता हो जबरदस्ती उसकी बिकेगी नहीं। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर राजस्थान में, वहाँ पे अडानी की वो लग रही रिफाइनरी, और वहाँ पे एक किसान है उसने अपनी जमीन बेची नहीं। उसी के बीच में जब उसके पशु वहाँ पे जाते हैं अपने खेत में, तो चौकीदार उसके साथ साथ चले, सफाई कर्मचारी साथ चले, कभी ये फूल पत्ती ना खाए थे। तो अगर किसान एक भी ऐसा है तो वो देगा नहीं जबरदस्ती, कोई गुट्ठे नहीं लगवाता, ये लालच बना हुआ है बस। सर उत्तर प्रदेश सरकार बाबा रामदेव को बहुत सारे कई है, कितनी जमीनें लेंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की जमीन खरीदते चले जाएंगे और इसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे, ये करेंगे। किसान अपनी जमीन ना बेचे, बस ये तय कर ले, क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन ना बेचे, कोई भी किसान जमीन ना बेचे, उनके लालच में मत आवे। प्रशासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ देखो, झूठ बोलने का काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी खुद सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि जबरदस्ती तो होगी नहीं, जबरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की जमीन उसके आसपास की जमीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आवे। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, क्या कहें? कुछ नहीं होता, विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद हो गए। जमीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सर जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ हुआ। शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर प्रदेश के कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 9 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन व 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई। 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर व 4 दिसंबर 2022 को विशेष अभियान की तिथि एवं 26 दिसंबर 2022 तक के दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने की तिथि तथा 5 जनवरी 2023 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन करने की तिथि निर्धारित की गई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से संबंध अधिकारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों इत्यादि को सहयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 9 नवंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक के मध्य स्थानांतरित करने पर भी रोक लगा दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने के संबंध में आज 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विशेष अभियान की तिथियां 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर तथा 4 दिसंबर है। बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर बैठेंगे। जिस व्यक्ति को अपना नाम बढ़वाना है या किसी को हटाना है उसका फॉर्म भर के बीएलओ को दे देंगे, कार्रवाई की जाएगी।
आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर खोए मोबाइल की बरामदगी के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले की सर्विलांस टीम ने खोए 102 मोबाइल बरामद किए। जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सभी मोबाइल स्वामियों को उनका मोबाइल लौटाया गया। एसपी सिटी ने बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार मोबाइल को रिकवर करने के लिए अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत ये बरामदगी हुई। बरामद मोबाइल की कीमत 16 लाख से अधिक की बताई गई है। एसपी सिटी का कहना है कि मोबाइल से ज्यादा कीमती मोबाइल की मेमोरी है। ऐसे में कोई मोबाइल पाकर लोग काफी खुश नजर आए। जिले के एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर मोबाइल की बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था। पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में ये कार्रवाई शुरू की गई, जिसके क्रम में मोबाइल की बरामदगी हो सकी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बरामद मोबाइल में रियलमी के 22 फोन, वीवी के 19, रेडमी के 18, ओप्पो के 17, सैमसंग के 11, टेक्नो स्पार्क के 3, पोको के 3, Y20 के 2 और वन+ का 1 फोन बरामद हुआ। बरामद इन खोए फोनों की बरामदगी के लिए एसपी अनुराग आर्य को उपभोक्ताओं ने प्रार्थना पत्र दिया। इस कड़ी में कार्रवाई की गई। पिछले 3 महीनों में जो हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे मोबाइल खोने के, एक अभियान चला के पुलिस के द्वारा 102 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इन मोबाइल की कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। ये सभी को बुला के इन लोगों को वापस दिए जा रहे हैं जो इनके मोबाइल खो गए थे। से एप्लीकेशंस आए थे कि हमारे खो गए हैं मोबाइल। ये मुकदमों से संबंधित नहीं है। जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस आए थे खोने के, उनकी ये बरामदी करके इन लोगों को वापस लौटाए जा रहे हैं। जनपद की सर्विलांस टीम द्वारा ये सारे मोबाइल हैं ये बरामद किए गए। ये टोटल 102 मोबाइल हैं जो हमारे पास एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे। ये 102 लोगों को वापस दिए जा रहे हैं जो इनके फ़ोन्स मिसिंग थे। पिछले 3 महीने की अवधि में जो भी फ़ोन हमारे मिसिंग थे उसका अभियान चलाया गया। जी सर्विलांस जनपद की सर्विलांस टीम द्वारा बरामद किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभारी पूर्वीय जोन वीरेंद्र चौधरी, विधायक के आजमगढ़ जनपद प्रथम आगमन पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व कांग्रेसियों ने फूलमालाओं से उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। जाफरपुर में जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में चुनाव की रणनीति पर विधिवत विचार विमर्श किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनिंद्र मिश्र, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में 2 राजनीतिक दलों के 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक दल नफरत फैलाने में लगा हुआ है, वहीं कांग्रेस पार्टी अमन चैन चाहती है। एक दल जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद पैदा कर बांटने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारे का संदेश देते हुए पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने में लगी है। देश की जनता अब सोच रही है कि किस विचारधारा को समर्थन कर देश को आगे बढ़ाना है और किसे सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जनों को राहुल गांधी जी से सबक लेना चाहिए। राहुल गांधी जी 155 दिनों की लगभग 3600 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, पैदल चल रहे हैं और कंटेनर में सो रहे हैं। भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को सशक्त करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन 2 घंटे समय निकाले, निश्चित रूप से कांग्रेस में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। सत्ता के डर से सारे विपक्षी दल मौन साधे हुए हैं। मात्र कांग्रेस पार्टी ही जनहित के मुद्दों एवं शोषितों, पीड़ितों, दबे कुचले लोगों के हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेगी। बैठक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनिंद्र मिश्र, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी के तहत हमें इस जनपद का भी प्रभार मिला है और जनपद का प्रभार मिला है तो आना तो पड़ेगा ही। उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी बातों को सुनने के लिए और आने वाले भविष्य में नगर पंचायत चुनाव को लेके आज मैं आजमगढ़ आया हूँ। नगर पालिका चुनाव भी चल रहा है, उसमें क्या कर रहा है? नगर पालिका चुनाव की तैयारी के संबंध में तो मैं आए हैं। उसके लिए बना रहे हैं, किस तरह की रणनीति, किस लोग क्या प्रत्याशी रहेंगे, क्या? देखिए रणनीति तो साफ है। जीत का मंत्र है हमारे पास। जीत का मंत्र भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया है कि आज से मेहनत करने की आवश्यकता है और हर कार्यकर्ता अपने महत्वपूर्ण समयों से निकाल के पार्टी के लिए थोड़ा सा काम करेगा तो हम चुनाव की जीत की तरफ बढ़ेंगे। आजमगढ़ में लगातार जनाधार कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्द्वंद के कारण पार्टी भी टूटती चली जा रही है। ऐसे में आप नगर पालिका निकाय चुनाव में आप अच्छी दावेदारी करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे संभव है? देखिए हर पार्टियों के साथ ऐसा होता है। हर पार्टी कभी जनाधार, एक समय ऐसा था 2012 में 47 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के पास, आज उसका परचम फहर रहा है। तो ये तो वक्त होता है ना। राजनीति में कोई पार्टी अपने व्यक्तिगत नहीं मजबूत होती, अगर समय मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत हो जाती है। और आने वाला समय आज राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से इस देश में
समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी सर पे चढ़ी जा रही है, इन सब समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे तो उसका जनता जवाब दे रही है और जनता हमारे साथ खड़ी होगी, ऐसा हमें भरोसा है और इस भरोसे के साथ हम चुनाव जीतेंगे। दक्षिण भारत में राहुल गांधी जी लगातार इस तरह के कैंपेन कर रहे हैं, एक यात्रा निकाले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, क्या वो यात्रा उत्तर भारत में भी आएगी और इस तरह से वो जो देखने को मिल रहा है वो उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है? आप मानते हैं ना कि दक्षिण भारत में जन आंदोलन खड़ा कर लिया राहुल गांधी ने, जब वो अकेले चले थे तो आज एक कारवां उनका लाखों और लाखों की संख्या तक पहुंचता चला जा रहा है। कश्मीर के पहुंचने के बाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए भी राहुल गांधी जी समय निकालेंगे। इस यात्रा को समाप्त करने के बाद एक नया प्लानिंग हो रही है जिसमें राहुल जी यहाँ के लिए भी समय निकालेंगे। सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? अब हमें आप बताना पड़ेगा, आज के हालात ये हैं, देख लीजिए सड़कों पे क्या है, राय दिन बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ एक महिला के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, तमाम हत्याएं हो रही हैं। अभी गोरखपुर जैसे शहर में आपने देखा होगा कि हत्या करके सड़क पर लाश पड़ी हुई नजर आती है। तो ये जहाँ पे योगी जी का घर है वहाँ पे तो उनसे कानून संभल ही नहीं रहा है, पूरा प्रदेश उनसे कहाँ संभलेगा। आजमगढ़ में एक मामला है मौर्य दंपति हत्याकांड, जिसमें पीड़ित परिवार लगभग महीनों से बैठा है न्याय के लिए। उप मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि आर्थिक मदद दी जाएगी, तो एक उप मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की चीज़ें अगर फॉलोअप नहीं हो रही तो इसे क्या मानेंगे? अब आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा कि अंतर्द्वंद है तो भारतीय जनता पार्टी में हमसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, उसका कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी बोल के जाते हैं और सरकार उसका पालन नहीं कर रही, तो आप समझ जाइए कितना बड़ा अंतर्द्वंद इस पार्टी के अंदर है। मुख्यमंत्री की बात है वो तो दूसरी आदेश होता है, डिप्टी सीएम जो हमारे मौर्य जी बोल के जाते हैं उनके कोई नहीं सुनता है। इससे बड़ा अंतर्द्वंद कहाँ नजर आ जाएगा? तो अंतर्द्वंद के कारण उनकी बात नहीं सुनी जाती होगी, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के बाद भी सर नहीं सुना जा रहा है, तो पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी भी पीड़ित परिवारों का कोई सहयोग करेगी? नहीं, हम लोग तो देखिए जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप देखिए इससे पहले चुनाव से पहले भी चाहे हाथरस की घटना रही हो, उन्नाव की घटना रही हो, शाहजहाँपुर की घटना रही हो, लखीमपुर खीरी की घटना रही हो, जहाँ भी पीड़ित परिवार रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका जी खुद गई हैं, कार्यकर्ताओं को भेजी हैं और उनका मदद किया है उन्होंने। हमारे जिलाध्यक्ष से मेरी बात होगी, अगर उसमें ऐसा कुछ देखा जाएगा तो आने वाले भविष्य में उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं। तो एक पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है। आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि मीडिया के नाक न छापने के बावजूद, प्रिंट मीडिया के अखबारों में जगह न देने के बावजूद, आपकी सोशल मीडिया जो सोशल टीम है, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने न बुलाने के बाद भी अपने आप पहुंच जा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ के यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तमाम युवा हैं जो बिना बुलाए पहुंच रहे हैं। तो अब क्या लगता है, ये परिवर्तन की आंधी है। आने वाले समय राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे और 2024 हमारा होगा। आजमगढ़ में अवैध असलाह कारोबार का एटीएस ने भंडाफोड़ किया था, जिसमें 4 नामजद किए गए थे। इसमें से 3 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक काजी गन हाउस का संचालक अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे कई थाने की फोर्स ने शहर के निस्वा गली स्थित संचालक के मकान व आसपास के घरों पर दबिश दी, जिसे लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। ये अलग बात है कि गन हाउस संचालक पुलिस के हाथ नहीं लग सका। एटीएस ने ही इस बात का भी खुलासा किया कि अवैध असलहों की सप्लाई काजी गन हाउस के माध्यम से की जाती है। इसके बाद से ही संचालक काजी अरशद फरार चल रहा है। मंगलवार को पुलिस को इनपुट मिली कि काजी अपने घर पर मौजूद है। इस इनपुट पर शहर कोतवाली, सिधारी व बिलेरियागंज थाने की पुलिस मंगलवार की शाम 5 बजे के लगभग शहर के पांडे बाजार स्थित निस्वा स्कूल गली में पहुंच गए। भारी संख्या में फोर्स देखते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने काजी अरशद के घर के साथ ही आसपास के कई घरों में भी छापेमारी की। अलग बात रही कि काजी अरशद पुलिस के हाथ नहीं लग सका। आजमगढ़ के थाना जहानागंज की पुलिस ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वादिनी उम्र 17 वर्ष द्वारा थाना जहानागंज पर तहरीर दिया गया कि करीब 2 वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया, जिससे करीब 1 माह पहले लड़का पैदा होने व शादी से मना किया गया, जिसके संबंध में मुकदमा संख्या 449/22 धारा 376 भादवी व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम सुनील पुत्र रामदास निवासी ग्राम एकोना चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्षीय के पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में सूत्रों से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुनील पुत्र रामदास निवासी ग्राम एकोना चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्षीय को परदेशी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय में किया गया। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।